वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द अमीन्स। अमीन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, जिसमें नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण पढ़ाना बाकी है। तो आज हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण के बारे में। पहला है नाइट्रीकरण, जिसे हम कहते हैं नाइट्रेशन, एमीन का नाइट्रीकरण। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं, उस एरोमेटिक एमीन का अगर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाते हैं तो क्या हो जाता है, बहु प्रतिस्थापन हो जाता है या मल्टी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। कारण ये है कि एमीन के ऊपर जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन की रिंग के अंदर अनुनाद में भाग लेते हैं। इस वजह से क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, वो रेजोनेंस में भाग लेते हैं। इस वजह से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। इसका मतलब है कि रिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति, रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति अधिक एक्टिवेट हो जाती हैं या सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करने के लिए आता है, वहाँ पर एक से अधिक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं और बहु प्रतिस्थापन या मल्टी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसको रोकने के लिए हम इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं। और इसके लिए हम एसिल हैलाइड के साथ में सबसे पहले एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया कराते हैं, ताकि उसका जो एमीन ग्रुप है वह एमीन ग्रुप क्या हो जाए, एक तरह से प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है, रक्षित हो जाए। जब वो प्रोटेक्ट हो जाता है उसके बाद हम कोई भी रिएक्शन उस पर करवा सकते हैं, तब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब हम जो नाइट्रीकरण करवा रहे हैं उसके अंदर भी देखो, जैसे ही नाइट्रीकरण करवाया जाएगा, जैसे ही HNO3 डाला जाएगा, HNO3 एक ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वह क्या करेगा, वो एमीन ग्रुप जो है उस एमीन ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर लेगा, किसके अंदर, NO2 ग्रुप के अंदर, नाइट्रो ग्रुप के अंदर। लेकिन हमें ऑक्सीडेशन नहीं करवाना है, हमें एरोमेटिक एमीन का नाइट्रेशन करवाना है, नाइट्रो ग्रुप का प्रतिस्थापन करवाना है ऑर्था और पैरा पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए इनडायरेक्ट वे से अपन रिएक्शन को करवाएंगे। और इनडायरेक्ट वे पे रिएक्शन को करवाने के लिए पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिल हैलाइड के साथ, CH3COCl के साथ, उसके बाद में फर्दर आगे से आगे रिएक्शन होती रहेगी। तो सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, देखो ये जैसे मैंने एमीन लिया, इस एमीन का अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन करवाती हूँ कॉन्सेंट्रेट HNO3 तथा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में, तो होगा क्या, होगा ये कि उसके ऊपर जो नाइट्रो ग्रुप एमीन ग्रुप है वो उसका ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप के अंदर हो जाएगा, और हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं मिलेगी। इसलिए हम क्या कराएंगे, एक इनडायरेक्ट वे से, अप्रत्यक्ष रूप से इसका क्या कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे। और इसके लिए क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट वे में नाइट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराई जाती है एसिल हैलाइड के साथ। किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, एसिल हैलाइड CH3COCl के साथ। एसिल हैलाइड के साथ में रिएक्शन होगी तो देखो इधर से Cl और इधर से H बाहर निकलेगा, इट्स मीन HCl बाहर निकलेगा, और HCl बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा NHCOCH3, ठीक है, ये आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। इसके अंदर अब ये एमीन ग्रुप है वो कैसा है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब इसका इतना प्रभाव नहीं रहता है, अब उसकी इतनी एक्टिविटी नहीं रहती है। अब हमारे पास ये कंपाउंड आ गया, अब हम क्या कराएंगे, अब हम इसका नाइट्रेशन इजीली करवा सकते हैं, NHCO3S3, पैरा एसिटिलीन भी उसको बोल सकते हैं, पैरासीटामाइड भी उसको कह सकते हैं। अब क्या कराएंगे, नाइट्रेशन करवाना है, नाइट्रेशन मिक्सर लेंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3, इनकी प्रेजेंट में रिएक्शन होगी तो कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप आता है NH, ग्रुप आता है NO2 या नाइट्रो समूह कहता है। और नाइट्रो समूह कहाँ आता है, देखो या तो ऑर्था पे आता है या फिर वो पैरा पे आता है। तो पैरा कंपाउंड भी बनते हैं और ऑर्था कंपाउंड भी बनते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इससे चाहिए एमीन ग्रुप। देखो हमारा प्रोडक्ट तो ऑर्था पैरा बन गया, अब हमें एमीन ग्रुप वापस चाहिए, तब हम इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है चाहे ऑर्था पे हो या पैरा पे हो, देखो मैं ऑर्था ही शो कर रही हूँ, तो हम क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे। किस तरह से हाइड्रोलाइज होगा, इधर आएगा H, इधर आएगा OH, तो यहाँ बाहर क्या निकल रहा है, CH3COOH एसिड बाहर निकल रहा है, बाहर निकलेगा CH3COOH एसिड, और बना क्या देखो NH, और एक इधर से हाइड्रोजन मिला तो NH2, तो ये बन गया एमीन। इस तरह से वापस एमीन ग्रुप हमें प्राप्त हो जाएगा, ये NH2
और ये NO2। क्या बना? ऑर्था नाइट्रो एमिनो बेंजीन या ऑर्था नाइट्रो एनिलीन, और इसी तरह से क्या बनेगा? पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। ठीक है, तो ये है नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण किसका? एरोमेटिक अमीन या एनिलीन का। इसी तरह से किया जाता है सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में भी क्या होगा? सल्फोनीकरण किसके साथ कराते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण लेते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जैसे ही रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाता है, या फिर क्या होगा? बहुप्रतिस्थापन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे? इनडायरेक्ट वे लेंगे। अब इनडायरेक्ट वे के अंदर क्या करना है? ये आपका जैसे कि NH2 है, अब इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे CH3COCl के साथ, तो HCl बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? पैरा एमिनो एसिटेमाइड भी कह सकते हैं, या पैरा एसिटेमाइड भी इसको कह सकते हैं। अब उसके बाद में इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में? सल्फोनिक एसिड के साथ में या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ऑर्था पैरा प्रोडक्ट बनेगा NHCOCH3। एक तो आएगा ऑर्था पे सल्फोनिक ग्रुप SO3H, एक आएगा पैरा पे NHCOCH3 और SO3H। ठीक है, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऑर्था और एक बनेंगे पैरा। हम क्या करेंगे? अब वापस हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जैसे कि मैं ये ले रही हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, अब इसका अगर हाइड्रोलाइसिस आप कराओगे तो किस तरह से टूटेगा? इधर H आएगा, इधर OH आएगा, और ये क्या बना देगा? ये बना देगा वापस NH2, और इधर क्या है आपके? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये बनेगा पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब मैंने ऐसे नाम क्यों बोला आपको पता ही है, क्योंकि सल्फोनिक ग्रुप क्या है? हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है, और जब सल्फोनिक ग्रुप, एसिड ग्रुप इस तरह के हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप हो तब दूसरे फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापी का काम करते हैं। तो मैं इसको नाम क्या देती हूँ? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, और इसी तरह से ऑर्था एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, मैंने एक स्टेप में ही रिएक्शन करवाई है, आप इसको सिस्टमैटिक लिखना जब भी लिखो। ठीक है, ये कहलाता है सल्फोनीकरण। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एरोमेटिक एमीन के अंदर, तो उसमें बहुप्रतिस्थापन हो जाता है, रिंग एक्टिवेट हो जाती हैं, या फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इन सब को रोकने के लिए सबसे पहले क्या कराया जाता है? एसिटिल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराई जाती हैं, ताकि एमीन ग्रुप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए, रक्षित हो जाए। उसके बाद हम अदर रिएक्शंस करवाते हैं ताकि बहुप्रतिस्थापन भी ना हो, जो ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो गया तो अब उसका ऑक्सीडेशन भी ना होगा, और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस से वापस हम एमीन ग्रुप को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ये था एमीन्स के लिए। ठीक है, एमीन का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक आज मैं आपको और पढ़ाती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एक छोटा सा ही टॉपिक है जिसे हम कहते हैं PTC। अब ये सवाल भी है, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है PTC के बारे में। PTC क्या है? PTC को कहा जाता है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, या उसे कहते हैं प्रावस्था स्थानांतर उत्प्रेरक। अब ये काम कहाँ आता है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके एमीन के अंदर? अब इसको देखना, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होता है? फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट जो है वो एक प्रकार का क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट होता है। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का मतलब जैसे कि हम देखते हैं प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, इसी तरह से बनता है क्वाटरी एमीन। और क्वाटरी एमीन का जो सॉल्ट होता है उस सॉल्ट को हम बोलते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कहा जाता है। अब ये काम कहाँ आता है? तो देखो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती हैं जो अलग अलग फेजेस के अंदर होती हैं। जैसे मान लो एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो ऑर्गेनिक फेज के अंदर है, ठीक है, या कह सकते हैं कार्बनिक प्रावस्था के अंदर है, और दूसरा हमारा जो रिएक्टेंट पर अटैक करने वाला रिएजेंट है वो एक आयनिक प्रावस्था के अंदर या जलीय प्रावस्था के अंदर है। तो दोनों फेज अलग हो गई, एक हो गई ऑर्गेनिक फेज, एक हो गई एक्वस फेज, मतलब एक जलीय प्रावस्था और एक हो गई कार्बनिक प्रावस्था। जलीय प्रावस्था को ही आयनिक प्रावस्था कहा जाता है, आयनिक फेज कहा जाता है। तो दो अलग अलग फेज है, दोनों रिएजेंट, एक रिएक्टेंट और एक रिएजेंट अलग अलग फेज के अंदर पड़े हैं। अब मुझे अगर रिएक्शन करवानी है और दोनों फेज को पास में लाएंगे तब दोनों फेज आपस में रिएक्टेड नहीं करेगी, दोनों फेज आपस में नहीं मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं
ये कह सकते हैं कि एक फेज़ के अंदर जो समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो दूसरी फेज़ के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अब ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो रिएक्शन कैसे होगी? तो रिएक्शन संभव नहीं होगी, और हो भी जाएगी तो बहुत सालों लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम एक चीज़ काम में लेते हैं, उत्प्रेरक काम में लेते हैं, या एक कार्बनिक कंपाउंड काम में लेते हैं, जिसका नाम है फेज़ ट्रांसफ़र कैटालिस्ट, जो आता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब ये फेज़ ट्रांसफ़र कैटालिस्ट क्या करता है? जब भी दो प्रावस्था जो अलग अलग हैं आपस में मिक्स करेंगे तो उसके जो रिएजेंट होंगे, वो जो ग्रुप्स होंगे, वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो जैसे ही फेज़ ट्रांसफ़र कैटालिस्ट उसके अंदर डालेंगे, फेज़ ट्रांसफ़र कैटालिस्ट विल बिहेव लाइक अ कैरियर, एक वाहक की तरह कार्य करेगा। वह क्या करेगा? कार्बनिक प्रावस्था के अंदर जाएगा, ग्रुप को लेगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप या समूह होगा, रिएजेंट होगा, उसको लेगा, लेके कहाँ जाएगा? आयनिक फेज़ के अंदर चला जाएगा, आयनिक फेज़ के अंदर दे देगा और रिएक्शन कंप्लीट करा देगा, और वापस क्या आ जाएगा? कार्बनिक फेज़ के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्या काम करेगा? कैरियर का काम करेगा। कार्बनिक फेज़ में जाएगा, फिर आयनिक फेज़ में जाएगा, वापस रिएक्शन कराएगा, वापस आएगा। मतलब खुद का काम तो इतना ही रहेगा कि ये जैसे कैटालिस्ट का क्या काम होता है? रिएक्शन को करवाना, खुद पार्ट नहीं लेता है। इसी तरह से रिएक्शन के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, पार्ट नहीं लेगा, केवल रिएक्शन को संपन्न करवाएगा। तो ये कहलाता है फेज़ ट्रांसफ़र कैटालिस्ट। अब फेज़ ट्रांसफ़र कैटालिस्ट जो होता है वो हम देखते हैं तो उसके अंदर होता है एल्किल हैलाइड। जैसे देखो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया की जब रिएक्शन आप एल्किल हैलाइड के साथ में कराओगे तो क्या बनता है? RNH2HX प्राइमरी एमीन बनता है। वापस प्राइमरी एमीन की जब आप रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवाओगे तो सेकेंडरी एमीन बनता है, HX बाहर निकलता है, ठीक है। इसी तरह से सेकेंडरी एमीन की वापस रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराओगे तो टर्सरी एमीन बनता है, ठीक है, HX बाहर निकलता है। अब जब टर्सरी एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में कराओगे तब बनता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क प्रावस्था उत्प्रेरक कहा जाता है। और इसको मैं शॉर्ट में लिखती हूँ Q और X। Q पे है प्लस, X पे है माइनस। मतलब ये क्वाटरनरी अमोनियम तक वाला भाग मैंने लिखा है Q के रूप में, और X लिखा है मैंने हैलाइड्स को। हैलाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्वाटरनरी अमोनियम के ऊपर प्लस चार्ज है। तो शॉर्ट में मैं इसको ऐसे लिखती हूँ। ये होता है आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जो काम करता है एज ए फेज ट्रांसफर के रूप में, PTC के रूप में। अब PTC कैसे काम करता है? जैसे मान लो दो प्रावस्था हैं, ठीक है, एक जैसे यहाँ पे एक प्रावस्था है, ड्रॉ करके मैं आपको बता रही हूँ। इधर जो हैं वो हैं आपके एक्वस फेज, जिसे हम कहते हैं आयनिक प्रावस्था या आयनिक फेज, ठीक है। आयनिक फेज के अंदर है सोडियम साइनाइड। इधर जो है वो है ऑर्गेनिक फेज या कार्बनिक प्रावस्था, ठीक है, जो अध्रुवीय होती है, नॉन पोलर, और ये पोलर होती हैं, जिसके अंदर है एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब हमें इसमें रिएक्शन करवानी है, तो ये दोनों मिक्स तो होगी नहीं, आयनों का ट्रांसफर होगा नहीं, तो रिएक्शन कैसे होगी? तो रिएक्शन संपन्न नहीं होती हैं जब तक PTC नहीं डाला जाता है। मतलब इसके अंदर PTC नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी या बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम एक सरल काम करते हैं, एक आसान काम करते हैं। क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर PTC डाल देते हैं। PTC क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है PTC। ये किस तरह से अब काम करता है वो देखना। जैसे ही PTC डाला जाता है, रिएक्शन कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि इतनी फास्ट रिएक्शन संपन्न हो जाती हैं? तो यहाँ पे देखो, ये है आपकी आयनिक फेज, ठीक है, या उसे कह सकते हैं एक्वस फेज, या उसे कह सकते हैं पोलर फेज। और दूसरी कौन सी है? दूसरी जो है आपकी, ये आपकी ऑर्गेनिक फेज, या जिसे हम कहते हैं नॉन पोलर फेज, ठीक है, ये नॉन पोलर फेज होती हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे आपका दे रखा है सोडियम साइनाइड, इसके अंदर मैंने क्या डाला? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट डाला। जैसे ही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इसके अंदर डालेंगे, ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्शन होगी? Na की X के साथ में रिएक्शन होगी, और Q की जो प्लस वाला है उसकी साइनाइड के साथ में रिएक्शन होगी, ये प्लस माइनस, इस तरह से ये बना देगा, ठीक है। अब ये क्या बना दिया? क्वाटरनरी जो साइनाइड बना दिया। अब क्या करेगा? ये इसका काम क्या है? ट्रांसफर करना, एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था के अंदर आयनों को ले जाना। तो अब ये इसको पकड़ के क्या करेगा? दूसरी फेज में लेके जाएगा, इस फेज के अंदर लेके जाएगा, इसको सेकेंड फेज के अंदर लेके जा रहा है। तो देखो ये सेकेंड फेज के अंदर आ गया, प्लस CN। सेकेंड फेज में कौन पड़ा है? सेकेंड फेज में एल्किल हैलाइड पड़ा हुआ है। क्या करेगा एल्किल हैलाइड? एल्किल हैलाइड इसके साथ में करेगा रिएक्शन। रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनेगा? देखो
इसके अंदर QX अपना क्या है, वापस क्वाटरनरी सॉल्ट बाहर निकल जाएगा और दूसरा कौन रिएक्शन करेगा, इधर RX ये रिएक्शन करेगा। तो देखो RX बन गया, सॉरी RCN बन गया। हमें क्या बनाना था, हमें तो RCN ही बनाना था। एल्किल हैलाइड की जब सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते तो RCN बनता, NX बाहर निकल जाता। तो ये हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो गया और साथ में क्या निकला, देखो Q+ और निकला साथ में X-। ये क्या है, ये वापस क्वाटरनरी सॉल्ट हमें प्राप्त हो गया, PTC प्राप्त हो गया। और PTC वापस क्या करेगा, उस फेज के अंदर वापस चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि दूसरा साइनाइड आयन लेके आएगा, फिर वापस रिएक्शन करेगा। इस तरह से क्या होती हैं ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू चलती रहती हैं दोनों प्रावस्थाओं के अंदर। ठीक है, मैं ये निशान इसलिए बनाए क्योंकि ये रिएक्शन वाइस वर्सा दोनों तरफा चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि सारे साइनाइड आयन इधर ट्रांसफर नहीं हो जाते, जब तक कि एल्किल जो है, एल्किल ग्रुप सारे साइनाइड के साथ में रिएक्शन नहीं कर लेता, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो जैसे ही PTC डाला जाता है विदिन सेकेंड या कुछ मिनटों में रिएक्शन बहुत ही आसानी से संपन्न हो जाती हैं। ये काम होता है PTC का। तो समझ में आ गया आपको कि अगर PTC नहीं होता तो दोनों फेज आपस में नहीं मिलती, दोनों फेज आपस में नहीं मिलती तो रिएजेंट या जो कह सकते हैं जो ग्रुप्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं होता। आयन का ट्रांसफ़र नहीं होता तो रिएक्शन ही संपन्न नहीं होती, या होती तो बहुत टाइम लग जाता। तो इसके लिए आसान काम होता है PTC, जो कहलाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट या PTC जैसे ही मिलाया जाता है ये फेज ट्रांसफ़र का काम करता है, एक वाहक का कार्य करता है। जो पोलर फेज होती हैं, आयनिक फेज होती हैं, वहाँ पे जो भी आयनिक कंपाउंड या आयनिक रिएजेंट है उससे क्या करेगा, आयंस लेता है। ये ले लिए, जैसे Q और CN बना दिया। आयन लेके आयनिक फेज से कार्बनिक फेज के या ऑर्गेनिक फेज के अंदर आएगा। जो भी रिएक्टेंट है उसको देगा साइनाइड आयन, रिएक्टेंट उसके साथ में रिएक्शन कर लेगा और खुद वापस क्या करेगा, वापस क्वाटरनरी सॉल्ट PTC के रूप में आएगा और वापस चला जाएगा एक्वस फेज के अंदर या आयनिक फेज के अंदर। इस तरह से इसका काम क्या है, इसका काम है वाहक का काम होता है। इसका काम है आयनों को लाना, वापस देना। खुद कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, खुद किसी रिएक्शन में, देखो खुद का मतलब यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि क्यों कहीं नहीं जुड़ रहा है, X कहीं नहीं जुड़ रहा है। इसका तो काम क्या था, लाना और ले जाना। तो इसलिए ये PTC बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसे कहा जाता है फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट। तो इसके बारे में देखो शॉर्ट नोट्स ही आता है, तो आपको उसके बारे में इतना ही लिखना होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लूँ मैं कोई एक रिएक्शन का, जैसे एक रिएक्शन है CH3 CH2 7Cl, ये एक तरह का हैलाइड्स है और इसकी रिएक्शन जब सोडियम साइनाइड के साथ कराई जाती हैं तो ये इजीली तो रिएक्शन नहीं होती। तो हम रिएक्शन के रूप में हम क्या करते हैं, PTC डालते हैं इसके अंदर। और जैसे ही PTC डालते हैं तो क्या बनता है, देखो CH3 CH2 7 और Cl की जगह कौन आएगा, अब साइनाइड आ जाता है और बाहर कौन निकलेगा, NaCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन इस तरह से संपन्न हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ PTC। सो PTC इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका आज इतना ही था PTC के बारे में। अब इस यूनिट के अंदर एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है डाईएजोनियम सॉल्ट या डाईएजोनियम लवण बनाने की विधियाँ और उसकी कुछ रासायनिक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, तो हम अगली क्लास के अंदर उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।